चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक नंबर 10 प्रॉपर्टी सेक्शन 2 क्लॉज 11। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टी का मतलब है, प्रॉपर्टी हियर मींस ऑनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी। देखो नाम समझना जरा, चीजों को समझने की कोशिश करना बेटा। कह रहे प्रॉपर्टी हियर मींस ऑनरशिप, क्या बोल रहे बेटा, ऑनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी, ऑनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एग्रीमेंट ऑफ सेल या एग्रीमेंट फॉर सेल, और एक होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो कह रहे इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ sale the ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer, or there should be an agreement by the seller to transfer the ownership to the buyer। बोलो कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ लो बस एक बार। It means the general property, that is right of ownership and not merely the special property। यहां पर क्या है बेटा, general property that is right of ownership। क्या ये, right of ownership and not merely the special property। The property in the goods means general property, that is all ownership rights of the goods। Note, all the general property in the goods is to be distinguished from a special property। That is, it is quite possible that the general property in a thing may be one person and the special property in the same thing may be in another when an article is pledged। When an article is pledged। कुछ समझ में आ रहा है क्या, एक बार पढ़ के देखना। द जनरल प्रॉपर्टी, लास्ट वाली लाइन, इन अ थिंग मे बी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू द स्पेशल प्रॉपर्टी। General property in a thing may be transferred subject to the special property contingent to remain with the another person, that is the pledgee, who has a right to retain the goods pledged till the payment of the stipulated dues। कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता तुमको, आओ। पहली बात तो सुनो बेटा ध्यान से, सेक्शन का नंबर बताओ, सेक्शन कौन सा है, 2 क्लॉज 11। ध्यान से सुनना बेटा, कुछ गजब होने वाला है। टॉपिक नंबर है, टॉपिक नंबर बोलो ना 10। ये है प्रॉपर्टी। क्या होने वाला है इसमें, देखो जरा ध्यान से। प्रॉपर्टी में क्या होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 11। तुम आज तक जिसको प्रॉपर्टी मानते थे ना, आज के बाद तुम उसको प्रॉपर्टी मानने से मना कर दोगे, अगर तुमको ये टॉपिक समझ में आ जाए तो। देखो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी का मतलब, पहली लाइन में लिखा था प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा, ऑनरशिप और प्रॉपर्टी मींस व्हाट, प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप। क्या है ये, ऑनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी। क्या, ऑनरशिप कह लो या जनरल प्रॉपर्टी कह लो, इसी को प्रॉपर्टी कह रहे हैं। इसी को क्या कह रहे हैं बेटा, बोलो ना, इसी को क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी कह रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखना जरा यहां पे ध्यान से। बेटा देखो बी के पास, ये बी देख रहे हो, ए बी, उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट in the goods to the extent of the amount of the advance has been made। और ए क्या है, ए हैज द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। व्हाट डज इट मीन, ध्यान से सुनो। ए के पास, ए के पास है कार। क्या है बेटा, ए के पास कार, और बी के पास कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, अभी अभी खड़ा ही हुआ है बेचारा। बी को करनी है बेटा अपनी शादी। क्या करनी है बी को, शादी। और बेटा शादी में घोड़ा चढ़ करके जाते हैं, लेकिन आते वक्त तो घोड़े पे दुल्हनिया लेके नहीं आते, वो तो गाड़ी पे लेकर के आते हैं ना। तो इसने क्या किया, इसने बी से कार ले लिया बेटा, और कार जो लिया तो उसके बदले पेमेंट करेगा। मतलब सॉरी, ए से कार ले लिया बी ने, मतलब ए ने अपनी कार को प्लेज कर दिया है टू द बी। ए ने अपनी कार को क्या कर दिया बेटा, प्लेज कर दिया है टू द बी। बट क्या बी कह सकता है कि मैं इस गाड़ी का ऑनर हूं, क्या बी ये कह सकता है कि मैं इस गाड़ी का ऑनर हूं,
मतलब ऑनरशिप राइट आज भी किसके पास है बेटा? ए के पास है। ऑनरशिप राइट्स आज भी किसके पास है? ए के पास है। बोलो ना, ऑनरशिप राइट किसके पास है? ए के पास। रियल ऑनर के पास क्या है आज भी? ऑनरशिप राइट। क्या है बेटा? ऑनरशिप राइट। दैट इज प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सुनना जरा ध्यान से। कहते प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप। प्रॉपर्टी मींस व्हाट? ऑनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी या क्या बेटा? मतलब एक चीज और होती होगी सर, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। क्या होती होगी बेटा? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती होगी या नहीं होती होगी? बोलो। होता है ना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मतलब इसके पास राइट टू यूज होगा। क्या होगा बेटा? राइट टू यूज। बट क्या इसके पास राइट ऑनरशिप राइट्स है क्या? ऑनरशिप राइट्स किसके पास है बेटा? जनरल प्रॉपर्टी वाले के पास। किसके पास है? जनरल प्रॉपर्टी, है ना? ऑनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? भाई जिसकी चीज है ना उसको बोलेंगे ऑनरशिप राइट्स उसके पास है, जनरल प्रॉपर्टी तो उसी के पास है। बट यस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब इसी बीच में मान लो कि मैं अपनी मतलब मिस्टर बी जो है वो अपनी दुल्हनिया को लेकर के आ रहा था और बीच रास्ते में मिस्टर ए हाथ देता, ओ ला मेरी गाड़ी निकाल, चल मेरी गाड़ी दे। कर सकता क्या वो ऐसा? नहीं कर सकता भाई। पैसा फेंक के दिया था ना तेरे को, पैसे दिए थे ना तेरे को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा या नहीं होगा भाई? कॉन्ट्रैक्ट तो फुलफिल होना चाहिए ना। जो ये जो पैसे मैंने दिए थे, मान लेते हैं वो सुबह 7 बजे तक दिए थे, अभी सुबह 6 बजे हैं, 7 बजे घर पे पहुंचूंगा, उसके बाद गाड़ी पहुंचा दी जाएगी। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही होता है ना जनरली, चीजें ऐसी चलती है ना बेटा। तो आप समझो यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। जनरली देख करके लोग या आप लोग शायद समझोगे शायद प्रॉपर्टी का मतलब होगा कोई कुछ प्रॉपर्टी टाइप। बेटा प्रॉपर्टी का यहाँ पर मतलब क्या है? ऑनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी। और यहाँ पर क्या डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं? यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं ऑनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी किसी एक बंदे की हो सकती है, जबकि स्पेशल प्रॉपर्टी किसी और बंदे की हो सकती है इन द केस ऑफ प्लेज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इन द केस ऑफ pledge. In every contract of sale, the ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer. है ना? भाई देखो एक चीज बताओ मेरे को, अगर अगर मैं क्या कर रहा हूं, दो चीजें। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा हूं तो जो गुड्स की ऑनरशिप है वो ट्रांसफर होगी या नहीं? बोलो ना। गुड्स की ऑनरशिप ऑनरशिप का मतलब क्या है? जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मैं अपनी ट्रांसफर कर रहा हूं या नहीं कर रहा? लेकिन अगर मैं प्लेज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा? प्लेज। तो ऑनरशिप तो ट्रांसफर नहीं होती ना बेटा? ऑनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड। जब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा दैट इज जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी रेस्ट विद रियल ऑनर। भैया ये रियल ऑनर की होती है, लेकिन राइट टू यूज क्या है बेटा? राइट टू यूज तो ट्रांसफर हो गया है। राइट टू यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए राइट टू यूज जिस बंदे का है ट्रांसफर्ड है, ठीक है, दैट इज इसको बोलेंगे क्या बेटा? स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे बेटा? स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? स्पेशल प्रॉपर्टी। बोलो कोई डाउट आ रहा है क्या? हाँ बोलिए, कोई डाउट नहीं है तो लिख लीजिए इसको जल्दी से। इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा जो आपको दिक्कत होगी। नीचे द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इन द जनरल प्रॉपर्टी दैट इज द ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स नॉट
दैट द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्पेशल प्रॉपर्टी। मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जनरल प्रॉपर्टी में और स्पेशल प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस है। द जनरल प्रॉपर्टी इन अ थिंग मे बी ट्रांसफर्ड, जनरल प्रॉपर्टी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, पर ये कब होगा बेटा? इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब, ठीक है। बट सब्जेक्ट टू द स्पेशल प्रॉपर्टी कंटिन्यू टू रिमेन with the another person, that is the pledgee who has a right to retain the goods pledged till the payment of the stipulated dues। अब इस बात को भी सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से जरा। क्या ऐसा हो सकता है बच्चों, मुझे बताना, क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर मिस्टर ए, ठीक है, और ये भाई मिस्टर बी, ये भाई मिस्टर बी, मिस्टर मिस्टर ए के पास दिस टाइम मान लेते हैं मिस्टर ए के पास ही कार है, ठीक है, और मिस्टर बी की शादी है, और ये शादी है बेटा 25 तारीख को, 25 अप्रैल को, ठीक ना, 25 अप्रैल की शादी है बेटा। अब भाई मिस्टर बी जाता है मिस्टर ए के पास और कहता है विल यू प्लेज, विल यू प्लेज योर कार, क्या आप अपनी कार को प्लेज करेंगे? और इसके लिए ये ₹20,000 देने को तैयार होता है, 20,000 रुपए दे देता है बेटा। मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए जो है वो क्या कर रहा है? मिस्टर ए इज रेडी टू प्लेज द कार। मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या करता है बेटा? प्लेज कर देता है कार। क्या करता है? प्लेज्ड दी कार। ये कार को प्लेज कर दिया इसने, डन, करेक्ट है? बोलो यहां तक कोई डाउट क्या? नहीं ना। नाउ इन बिटवीन होता क्या है, ये सारी बात हो जाती है बेटा, मान लेते हैं 22/4 को, ये भी चीज हो गई बेटा 22/4 की घटना है, ये भी घटना जो है 22/4 की, करेक्ट, क्लियर है भैया? मिस्टर ए इन बिटवीन मिस्टर सी के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ये करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या करता है ये? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ सेम कार, ऑफ सेम कार, सेम कार के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है मिस्टर सी के साथ। समझ रहे हो बात को? मिस्टर सी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चों। अब मुझे ये बताइए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर सी है, और ये जो बात होती है ना, ये बात होती है कि भाई आपको हम ना 25/4 को ही ये कार दे देंगे, बेच देंगे। और ये बात हो जाती है कब बेटा? 23 या 24/4 को, मान लो 24/4 को ये बात होती है कि भाई हम आपको जो है ना कल ही इस चीज की डिलीवरी दे देंगे, टेंशन मत लो। क्या मिस्टर बी मिस्टर सी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? द क्वेश्चन इज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और नॉट? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? जो मिस्टर बी ने मिस्टर सी के साथ किया है वो वैलिड, मिस्टर ए ने सॉरी मिस्टर सी के साथ किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? बताइए जी। द जनरल प्रॉपर्टी इन अ थिंग्स मे बी ट्रांसफर्ड। ध्यान से सुनिएगा नीचे वाली लाइन को कि जनरल प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दिया गया है, मतलब भैया स्पेशल राइट्स तो दे दिए गए हैं ना, टू वम टू द सी, टू द बी, सॉरी टू द बी दे दिया गया ना भाई शादी के दिन तेरा। Subject to special property continuing to remain with the another person, that is the pledgee who has a right to retain the goods pledged till the payment of the stipulated dues। देखो ध्यान से, यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है कि सर जनरल प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप ना, ऑनरशिप इन अ थिंग, सॉरी इन अ थिंग मे बी ट्रांसफर्ड, ऑनरशिप में भी ट्रांसफर्ड, इसको मैं पढ़ूं ऑनरशिप को क्या कर सकता हूं मैं? ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन सब्जेक्ट टू द स्पेशल प्रॉपर्टी कंटेनिंग टू रिमेन विद द अनदर पर्सन।
लेकिन सब्जेक्ट तो क्या है भाई साहब, कंडीशन क्या है कि भाई अगर ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल राइट्स जो हैं, वो अगर किसी और बंदे के पास रिटेन्ड हैं, तो जब तक कि वो स्पेशल राइट्स खत्म नहीं हो जाते, वो स्पेशल राइट्स खत्म नहीं हो जाते। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज void. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? लिखिए, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज void. ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? void है। क्यों? बिकॉज जनरल प्रॉपर्टी नथिंग मे बी ट्रांसफर्ड, लिखो, बिकॉज जनरल प्रॉपर्टी in a thing may be transfer transferred subject to subject to special property, special property continuing to remain with the, बोलो ना, continuing to remain with another person। बोलो जी, क्लियर है? लिखना है क्या? जल्दी से जल्दी जल्दी से लिख के दिखाइए बेटा। टॉपिक नंबर 10, सॉरी, टॉपिक नंबर 10, डू इट फास्ट, कीजिए जल्दी। करूं स्लाइड चेंज करूं? डन बच्चों?
बोलो जी, हो गया क्या? चले आगे। चलिए आगे फिर। टॉपिक नंबर 11 है बेटा इंसॉल्वेंट। क्या है? इंसॉल्वेंट। और इसके लिए आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 8। बच्चों इंसॉल्वेंट मतलब क्या? ऑब्वियसली अ पर्सन इज सेड टू बी इन इंसॉल्वेंट। एक व्यक्ति को आप तब इंसॉल्वेंट कह सकते हो, कब कह सकते हो बेटा इंसॉल्वेंट? जब वो बंदा अपने डेट को पूरा नहीं कर पा रहा है ना। देखो, द पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट। एक व्यक्ति को, एक पर्सन को इंसॉल्वेंट कब कहा जा सकता है? व्हेन ही, जब वह सीजेस टू पे, मतलब मना कर देता है, इनकार कर देता है, टू पे हिज डेट, अपने डेट को देने से, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सामान्यतः वो अपने क्या करता है बेटा? अपने डेट को पे करने से मना कर देता है। कैन नॉट पे हिज डेट्स, वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाता एज दे बिकम ड्यू, whether he has committed an act of insolvency or not। मतलब इंसॉल्वेंसी का एक्ट भले उसने किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर वो अपने अपने डेट को पे नहीं कर पा रहा है, तो उस बंदे को क्या बोल दोगे कि भाई बंदा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, लिखिए। लिखिए बेटा टॉपिक 11। टॉपिक नंबर 11 इंसॉल्वेंट, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 8। 2 क्लॉज 8। इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? जो ceases to pay debt, जो आपको ना डेट देने से मना कर देता है। देखो ना, ceases to pay his debt। ठीक है, और not declared insolvent, not declared insolvent। देखो यहां लिखा था whether he has committed an act of insolvency or not, मतलब कोर्ट ने भले उसको इंसॉल्वेंट बोला हो या ना बोला हो। ठीक है, बट not declared insolvent, but if dues not paid, अगर आप ड्यूज को पे नहीं करते हैं, ट्रीटेड एज इंसॉल्वेंट, तो इस बंदे को ट्रीट करोगे, ट्रीटेड एज इंसॉल्वेंट। इस बंदे को आप ट्रीट करेंगे कि ये बंदा इंसॉल्वेंट है। सो इंसॉल्वेंट में सेक्शन 2 क्लॉज 8 आ गया। कीजिए इसको जल्दी से। डन। अब आइए बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 10 की बात करते हैं, प्राइस की। जानते हो प्राइस के बारे में कुछ? कीमत के बारे में कुछ सुना है क्या अभी तक? सो देखो, प्राइस मींस मनी। सीधा लिख लो सेक्शन 2 क्लॉज 10 टॉपिक नंबर 12। लिखो प्राइस इज इक्वल्स टू मनी। प्राइस मींस मनी। ऑब्वियसली प्राइस ऐसा होता है ना, देखो जैसे आप शर्ट लेने जा रहे हो, तो आपको बताया जाता है ना शर्ट का प्राइस इतने रुपए है। ये तो नहीं बताते शर्ट का प्राइस इतने किलो चावल होगा, शर्ट का प्राइस इतने इतने किलो गेहूं का आटा होगा। कुछ ऐसा तो नहीं बोला जाता। मतलब क्या? प्राइस का मतलब डीम्ड है सर। प्राइस किस में होगा? मनी में होगा। कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स है मतलब क्या? कि अगर आप गुड्स खरीदना चाहते हो तो आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, दैट इज कंसिडरेशन है। वो क्या है बेटा? कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। तो आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा होगा प्राइस इज इक्वल्स टू मनी। क्या लिखा? प्राइस इज इक्वल्स टू मनी। दूसरा लिखिए कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स।
असेंशियल रिक्वायरमेंट लिखिए बेटा, थर्ड पॉइंट लिखिए, असेंशियल रिक्वायरमेंट। आप बताओ, क्या आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा है वहां पे कंसिडरेशन आता है। विदाउट कंसिडरेशन क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है क्या? नहीं। सो कंसिडरेशन इज व्हाट असेंशियल रिक्वायरमेंट। कंसिडरेशन क्या है बेटा? ऑल हम कहते हैं लगभग लगभग असेंशियल ही माना जाता है। कुछ केसेस में मैंने आपको बताया कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हम बात करेंगे बेटा जब हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलेंगे, जिन्होंने नहीं किया है तो। प्राइस का मतलब है मनी, कंसिडरेशन मतलब sorry, it is what consideration for the sale of goods, and it is what essential requirement। ये क्या बेटा? essential requirement। और देखो ये मॉनेटरी टर्म्स है, तो मॉनेटरी टर्म्स तो जब मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ प्राइस इज इक्वल्स टू मनी, तो यही आ गया मॉनेटरी टर्म्स, तो ये अलग से लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 10 समझ में आ रहा है क्या? वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हम आगे बढ़ते हैं बेटा क्वालिटी ऑफ गुड्स के ऊपर। लिखिए सेक्शन 2 क्लॉज 12 टॉपिक 13, क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स लिखिए, क्वालिटी ऑफ गुड्स, सेक्शन 2 क्लॉज 13, सॉरी 12, सेक्शन 2 क्लॉज 12। और बच्चों इसमें आ रहा है क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? इंक्लूड्स देयर स्टेट एंड कंडीशन। पूरा लिख लेना, क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट एंड कंडीशन। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट एंड कंडीशन। किस अवस्था में है, किस कंडीशन में है, इसी को हम लोग क्वालिटी ऑफ गुड्स कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा? क्वालिटी ऑफ गुड्स। और इसी के साथ आपका सेक्शंस जो कह सकते हो आप डेफिनेशन क्लॉजेस का था वो खत्म हुआ। सेक्शन 2 ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। बोलो, यहां कोई डाउट है आप लोगों के पास? कोई डाउट नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपने टॉपिक नंबर 14 को, सेक्शन नंबर 4 के साथ। और ये है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। लिखिए जरा जल्दी से, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। हेडिंग डाल लिया आपने, टॉपिक नंबर 14, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। लिखिए सेक्शन 4, सेक्शन 4। अब पढ़ना शुरू करें। देखिए बेटा सेक्शन 4 को ना, सबसे पहले सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 को देख लो। तो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? ये कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer। एक बात बताओ ना, याद करो, मैंने कहा ना बायर बाय कर रहा है या एग्री टू बाय कर रहा है, सेलर सेल कर रहा है या एग्री टू सेल कर रहा है, यही था ना। तो यही कह रहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना सेल ऑफ गुड्स का, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर सेलर, कौन बेटा? सेलर या तो ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है? और मुझे बताओ जब सेलर, देखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है ये? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है? पढ़ क्या रहे हो? सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है बेटा? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल। सर तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं जहां सेलर या तो ट्रांसफर कर रहा हो या एग्री टू ट्रांसफर। मेरे बच्चे देखना जरा, ट्रांसफर इज वेरी इजी ना। मैंने क्या किया? मैंने तुमसे पैसे लिए, तुमको सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया भैया? यही सेल है, एक्चुअल सेल तो यही है। ऐसा ही होता है, जमाना तो ऐसा ही करता आया है ना, पैसे लिया सामान दिया, कहानी खत्म। लेकिन बेटा इसी जमाने में कहीं कहीं पर एक और चीज होता है। हाँ होता है बेटा, ये जो एग्रीज टू ट्रांसफर है, मतलब आज पैसे लिया होगा, एग्री टू ट्रांसफर कल होगा, या पैसे आज नहीं लिया ये भी बोला,
पैसे बाद में दे देना, मैं ट्रांसफर आपको बाद में करूंगा, ये भी तो एग्री टू सेल ही, ये भी तो एग्री टू सेल है। तो एग्रीज टू सेल में द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, यानी कि बेटा देखो बताओ प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या है बताओ, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या है बताओ, जनरल प्रॉपर्टी दैट इज ऑनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप। कौन सा सेक्शन है बताओ, सेक्शन 2 क्लॉज, अरे अभी बताया ना तुमको, सेक्शन 2 क्लॉज। अच्छा, जबरदस्ती है, अच्छा सेक्शन 2 क्लॉज 11 बोला था, ठीक है ठीक है ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 11 क्या है बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 11 है ना, सेक्शन 2 क्लॉज 11। तो बच्चों जब मैं कहता हूं यहां पर एग्री किया जा रहा है टू ट्रांसफर, कि ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब क्या है, ऑनरशिप राइट, ऑनरशिप राइट, दैट इज इन सेक्शन 2 क्लॉज 11। किसको ट्रांसफर करेंगे बेटा, बायर को, मतलब करेंगे मतलब फ्यूचर में करेंगे, आज तो नहीं कर रहे ना, और जब फ्यूचर में करोगे तो ये है एग्रीमेंट टू, मतलब मैं सेल करूंगा इसके लिए आज एग्रीमेंट कर लेता हूं आपसे, मैं फ्यूचर में आपको सेल करूंगा इसके लिए मैं आज एग्री हूं। इज दिस क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो मतलब सेक्शन सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, वो कहता है दो बातें, सबसे पहली चीज क्या, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बोलो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, वेयर बाय द सेलर, वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, क्या लिख पाओगे तुम लोग, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, क्या लिख पाओगे तुम लोग, लिख पाओगे ना, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, किसको बेटा, टू द बायर, मतलब ऑनरशिप टू द बायर, ट्रांसफर करेगा बेटा, एग्रीज टू ट्रांसफर द ऑनरशिप टू द बायर, दैट इज प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर्स फॉर अ प्राइस, बताओ बेटा फॉर अ प्राइस, और ये प्राइस कौन से सेक्शन में पढ़ा आपने, सेक्शन 2 क्लॉज 10 में, देख लिया आपने प्राइस, बोलो आज प्राइस डिसाइड हो गया कि मैं ये कोई भी शर्ट जो है वो 1 महीने बाद तुमसे पैसे दे करके इस कीमत पे खरीद करके लेकर के जाऊंगा, प्राइस आज ही डिसाइड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, मतलब पहले ही आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो क्या, यस सर, आप पहले ही चाहो तो प्राइस भी डिसाइड कर सकते हो। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लियर है क्या, आ जाओ सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 की तरफ, और देखना जरा कुछ नहीं कह रहे, ये भी सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर रहा है। सेल क्या है, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द, प्रॉपर्टी इज ऑनरशिप, मेरे बच्चों प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब क्या है, ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल, इसी कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल कहते हो, बट जहां पर whether the transfer of property, transfer of property in the goods in the मतलब ऑनरशिप इज टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कहा कि हाँ मैं तुमको ना ये शर्ट की डिलीवरी कर दूंगा, शर्ट तुमको भेज दूंगा, लेकिन इससे पहले ना तुम्हें मुझे मान लेते हैं कोई मोबाइल देना पड़ेगा, कंडीशन लगा दिया। ये कंडीशन भी क्या होता है बेटा, फ्यूचर सेल होता है, यहां पर भी क्या होता है, ये फ्यूचर मतलब सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, अगर कोई सेल है तो वो भी क्या हो जाएगा, फ्यूचर ही तो होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही तो होगा वो भी, ठीक है ना। सो देखो एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, या तो फ्यूचर टाइम पे आपने देने के लिए कहा है या फिर कोई कंडीशन के फुलफिलमेंट के पे कहा है, देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड इट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एग्रीमेंट टू सेल, करेक्ट है, बात समझ में आ रही है आपको। When agreement to sell become sale, क्या बताओ कब ये एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल बन जाता है, भाई पहली चीज या तो कंडीशन को सेटिस्फाइड हो गया हो, मैंने कहा था तुम मोबाइल फोन दे दो, तुमने मुझे मोबाइल फोन दे दिया, अब मेरी लाइबिलिटी है ना कि मैं सेल करूं, तो वो सेल होगा या नहीं होगा बेटा, वहां पर सेल हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, सेल, द एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम इलेप्स, पहली चीज तो ये हो सकता है टाइम भी इलेप्स हो गया, टाइम इलेप्स मतलब क्या, 1 महीने बाद मैं तुम्हें शर्ट की डिलीवरी कर दूंगा, 1 महीना बीत गया, शर्ट की डिलीवरी करनी है, अब टाइम इलेप्स, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो था वो सेल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो सेल बन जाएगा, या कंडीशन मोबाइल वाला हिसाब किताब आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर,
द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ऑनरशिप इज टू बी ट्रांसफर। कंडीशन लगाया था ना, उसके अकॉर्डिंग ही ऑनरशिप ट्रांसफर होनी थी। कंडीशन फुलफिल हुआ, ट्रांसफर द ऑनरशिप मैन, ट्रांसफर द ऑनरशिप। क्या ट्रांसफर करना है अब आपको? ऑनरशिप। एक बार दोबारा देखेंगे बेटा, मैंने क्या पढ़ाया आपको? सेक्शन 4, सेक्शन 4 दोबारा बोलो, क्या है नाम? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। क्या है बेटा? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। बेटा यहाँ पर क्या है? सेक्शन 4(1), सेक्शन 4(3) बोलो। सेक्शन 4(1) सब सेक्शन 4(3). सेक्शन 4(1) में क्या बोला? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर और ट्रांसफर, या तो ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर। ट्रांसफर होगा तो सेल और एग्रीज टू ट्रांसफर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या है बेटा? एग्रीमेंट ऑफ सेल। ठीक है। टू द बायर फॉर अ प्राइस, टू द बायर फॉर अ प्राइस। यही चीज यहां पर भी लिखी थी। सेल में प्रॉपर्टी इन गुड ट्रांसफर्ड हो गया, प्रॉपर्टी इज ऑनरशिप इन गुड्स क्या हो गया बेटा? ट्रांसफर हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। कब? फ्यूचर टाइम पे या फिर किसी कंडीशन के फुलफिलमेंट पे। कब बेटा? या तो फ्यूचर टाइम पे या तो किसी कंडीशन के फुलफिलमेंट पे। तो कब एक एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल बनेगा? तो जब फ्यूचर टाइम आ जाएगा, टाइम इलैप्स्ड हो जाएगा और या फिर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो वो एग्रीमेंट टू सेल क्या हो जाएगा बेटा? सेल हो जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये देखो यार, तुम मुझे बताओ, ये जो बात लिखी है व्हेन एग्रीमेंट बिकम सेल, कब होगा? तो वो ट्रिगर पॉइंट क्या है? जब एग्रीमेंट सेल बन जाएगा। वो ट्रिगर पॉइंट क्या है? वो ट्रिगर पॉइंट है टाइम इलैप्स हो गया हो और या फिर कंडीशन फुलफिल हो गया। आसान है ना? बहुत आसान है सर। अब कह रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? एलिमेंट्स मस्ट को एग्जिस्ट सो एज टू कंटिन्यू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अंडर द सोगा एक्ट 1930। सर क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए? देखो एक बात बताओ, क्या मैं खुद को सेल कर सकता हूं क्या? मैं मनीष रॉय अपने आप को अपनी गाड़ी सेल करने का वचन देता हूं। कैन आई डू सो? इडियट हूं क्या भाई? कम से कम 2 लोग होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 प्लेयर्स। भैया 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक का नाम है सेलर और दूसरे का नाम है, एक ही बंदा सेलर एक ही बंदा बायर, नॉट पॉसिबल सर। मस्ट बी डिफरेंट पर्सन। ये क्या होना चाहिए बेटा? अलग अलग पर्सन। अ पर्सन कैन नॉट बी बोथ सेलर एंड द बायर एंड सेल हिज गुड्स टू हिमसेल्फ। ऐसा तो बेवकूफाना हरकतें होती हैं साहब, ये तो बेवकूफाना हरकतें हैं। द सब्जेक्ट मैटर इन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी नेसेसरी बी गुड्स। यहां क्या होने चाहिए बेटा? एक बात बताओ ना, सेलर और बायर है लेकिन गुड्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, काहे का सेलर काहे का बायर? अरे भैया गुड्स भी तो होने चाहिए ना। एंड गुड्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 कवरिंग ओनली द मूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि इमूवेबल तो कहां आता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, याद है आपको? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इट में बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स, बेटा हो सकता है ये एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं क्या? ऑन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर। और क्या हो सकता है बेटा? फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? तो पहली चीज तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर एक सेलर। बोलो कितनी पार्टीज होनी चाहिए? कितना? एक पार्टी में कौन? बायर। दूसरा पार्टी कौन? फिर क्या होना चाहिए? गुड्स। कौन से गुड्स? मूवेबल गुड्स। कौन से गुड्स? मूवेबल गुड्स। क्या होने चाहिए बेटा? मूवेबल गुड्स। या तो ये एग्जिस्टिंग हो, या तो ये फ्यूचर हो, या तो ये कॉन्टेंजेंट हो, या तो क्या हो बेटा? ये कॉन्टेंजेंट। चलेगा सबको? सबको ही चलेगा साहब। फिर कहते हैं सर प्राइस होना चाहिए इन मनी नॉट इन काइंड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कह रहे सर साफ साफ बता दिया ना तुमको, प्राइस का मतलब प्राइस इन मनी नॉट इन काइंड। प्राइस का मतलब क्या? प्राइस इन मनी, काइंड में है नहीं लगेगा, हिसाब किताब नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को? काइंड में नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये शर्ट लेने के लिए 5 किलो आलू लेकर के आना पड़ेगा तुमको। दिस प्राइस शुडंट बी कोटेड। ये प्राइस ना कभी भी कोट नहीं हो सकता। सो शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड। ये पेड होना चाहिए प्राइस, या फिर प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं आपको पे कर दूंगा, है ना? ऑब्वियसली जहां पर काफी बार ऐसा होता होगा, सेल भी हो गया। एक बात बताओ मुझे जरा ध्यान से सुनना। आई डिलीवर द गुड्स, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर्ड, दैट इज द ओनरशिप ट्रांसफर्ड। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने तुमको कहा 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, या तुमने मुझे कहा कि हम 3 महीने बाद पे कर देंगे? होता है या नहीं होता? मतलब सेल में भी फ्यूचर पेमेंट होता है या नहीं होता है? बोलो होता है या नहीं होता? मतलब पेमेंट से सेल को देखना नहीं, सेल हो गया लेकिन फिर भी फ्यूचर में पेमेंट होगा, होता है
हाँ सर होता है, लेकिन दूसरी तरफ देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, एग्रीमेंट ऑफ सेल है, ठीक है ना। अच्छा एग्रीमेंट ऑफ सेल में ये हो सकता है, देखो दो पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी एडवांस पेमेंट आता है क्या, लेकिन प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट ट्रांसफर्ड, मतलब ऑनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा दूसरा ये हो सकता है क्या कि सर जब ना मैं आपसे गुड्स लेने आऊंगा 1 महीने बाद तभी पेमेंट करूंगा, ये भी तो एग्रीमेंट टू सेल है भाई, ये भी तो एग्रीमेंट टू सेल है ना। तो मतलब याद रखिएगा कभी भी प्राइस के रिसीव के ऊपर सेल या एग्रीमेंट टू सेल डिसाइड नहीं होगा। सेल या एग्रीमेंट टू सेल डिसाइड किसके ऊपर होगा बेटा, वो डिसाइड होगा प्रॉपर्टी इन गुड्स के ऊपर, मतलब प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ऑनरशिप, ऑनरशिप के ऊपर, किसके ऊपर, ऑनरशिप के ऊपर। बट देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट द कंसिडरेशन फ्रॉम द बीइंग पार्टली इन द मनी एंड पार्टली इन काइंड। और कह रहे हैं बेटा देखो पहली चीज तो कभी भी हम प्राइस को कोट नहीं कर सकते, किसके अंदर बेटा, बोलो किसके अंदर प्राइस को कोट नहीं कर सकते, काइंड्स में। लेकिन जब पेमेंट करने की बात होगी तो ऐसा हो सकता है पार्टली कैश पार्टली काइंड चलेगा, इसके लिए प्रिवेंशन नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस। भाई देखो पहली चीज दो पार्टीज होंगे, दूसरी चीज गुड्स होनी चाहिए। गुड्स में भी कौन से गुड्स होने चाहिए बेटा, मूवेबल गुड्स होने चाहिए, चाहे वो फ्यूचर गुड्स हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो, चाहे वो कॉन्टिजेंट गुड्स हो, चलेगा क्या। फिर उनके बीच कह रहे हैं बेटा ये प्राइस होना चाहिए, प्राइस काइंड्स में नहीं होने चाहिए लेकिन पार्टली काइंड्स में हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं पार्टली काइंड पार्टली कैश में हो सकते हैं। और आगे बोल रहे हैं बेटा ट्रांसफर होना चाहिए गुड्स का, क्या होना चाहिए, from seller to the buyer. The contract of sale is made by the offer to buy or sell goods for the price by one party and the acceptance of the other party। वही है ना, ऑफर दिया, एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट बन गया, कंसिडरेशन दिया, होता है ना, सुना है ना। चलो और बेटा द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, कैसा हो सकता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एब्सोल्यूट हो सकता है और कंडीशनल हो सकता है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कंडीशनल बताइए क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट 1 महीने बाद पैसे दियो सामान लेकर के जाइयो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कौन सा है, एब्सोल्यूट, विदाउट एनी कंडीशन। जबकि मैंने कहा 1 महीने बाद आइयो या फिर कल आ जा, फोन दे जा मुझे अपना और ये सामान 1 लाख में ले जा, ये सामान कितने में ले जा, 1 लाख में ले जा। या मैंने कहा कि जब मेरी प्रॉपर्टी ना शिप से आ जाएगी तो मैं तुझे सामान दे दूंगा, उसकी डिलीवरी कर दूंगा। कंडीशन पुट किया या नहीं किया, सो इट कुड बी व्हाट, इट कुड बी एब्सोल्यूट, इट कुड बी कंडीशनल। सेक्शन 4(2) यही तो बताता है, देखो ना सेक्शन 4(2) यही तो बताता है, यहाँ पे कंडीशन की बात करता है या नहीं करता, बोलो। सेक्शन 4(2) नहीं है, सॉरी 3 है, सॉरी, लेकिन 4(3) नहीं, 4(3) है, 4(2) नहीं पढ़ाया था, 4(2) ये रहा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशन, ठीक है। वो एक्चुअली घूम फिर के बात ऐसे ही आ रही है कि वहां पर भी कंडीशन की बात तो हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा ऑल द अदर एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अदर एसेंशियल सेक्शन 10 याद है आपको, सेक्शन 10 याद है क्या। सो ये सब चीजें होनी चाहिए, दैट इज फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वगैरह, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बोलो जी कोई डाउट है यहां तक। अभी देखो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे, पहले मैं इतना आपको लिखवा देता हूं। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिएगा ध्यान से, टॉपिक नंबर बताओ, टॉपिक नंबर क्या है। टॉपिक नंबर 14, टॉपिक का नाम है सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल, और यहां लगा है सेक्शन नंबर 4। आपने देखा सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3 है, लेकिन हम इसको ऐसे देख रहे हैं, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स,
is a contract, is a contract whereby the seller, whereby the seller transfer or agrees to transfer, agrees to transfer property in goods, property in goods to the buyer for a price, for a price। जब ये ट्रांसफर कर रहा है तो जी सेल हो गया, और जब ये एग्रीज टू ट्रांसफर कर रहा है तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया। बोलिए जी, कोई डाउट? सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल में कोई डाउट? आगे सुनिए, ये तो रही बात हमारी सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 की। फिर मेरे पास आता है बेटा सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ने क्या बोला था? इसने बोला था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 लिखे। अब ये बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, और ये कह रहे हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है एंड कंडीशनल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। हमने कहा ठीक है साहब, ये एब्सोल्यूट भी हो जाता होगा और ये कंडीशनल भी हो जाता होगा। फिर उसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 3 पे आ जाओ। सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 3, ये दो चीजों की बात करता है। ये एक तो बात करता है सेल की और एक बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। कहता है सेल में प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड हो रहा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कहता है प्रॉपर्टी इन गुड्स, ये जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है ना, टू बी ट्रांसफर, वो ट्रांसफर होगा, टू बी ट्रांसफर। और वो भी पता है कब? दो चीजें, क्या? फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर टाइम में, या सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन। दिख रहे हैं आपको? प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बी ट्रांसफर, वो ट्रांसफर होगा या तो फ्यूचर टाइम में होगा बेटा, या तो ये फ्यूचर टाइम में होगा, और या सब्जेक्ट टू कंडीशन होगा, कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद होगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही देखो, आगे मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही लिखवा रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही लिखवा रहा हूं, लिखिएगा इसमें। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकम सेल, सो दो चीजें हैं सर, पहला दूसरा, ऑन और आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम बताया गया ना उसके बाद, या आफ्टर fulfillment of the condition mentioned, after fulfillment of the condition mentioned, after fulfillment of the condition mentioned, done। बोलिए कोई डाउट नहीं है क्या? इसी के साथ ये सेक्शन होता है खत्म। लेकिन ना बुक में अपने एक क्वेश्चन गिवन है बच्चों, वो क्वेश्चन है कि सर क्या डिफरेंस है बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, हम उसकी चर्चा करते हैं जरा, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखिए हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। आपको बस ये कहना है मेरे को कि ना ये डिफरेंस जैसे दिया हुआ है आपके पास ना, आपने याद करना है। आप अपनी कॉपी में, आपकी बुक में गिवन है, आप अपनी कॉपी में इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको बता के दे रहा हूं, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि क्या क्या लिखना है आपको। बेसिस ऑफ डिफरेंसेस तो एज इट इज लिखने हैं बेटा आपको, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। सेल के अंदर क्या है बेटा, प्रॉपर्टी इन गुड्स passes to the buyer immediately, है ना, passes to the buyer immediately, property in goods passes immediately, ऐसे भी लिख सकते हो, passes immediately। जबकि यहां क्या हो रहा है बेटा, प्रॉपर्टी इन गुड्स passes क्या बेटा, फ्यूचर डेट और फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। अभी बताया मैंने आपको कि ये एग्रीमेंट टू सेल कब सेल बनेगा, समझ में आ गया क्या? फिर बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, याद है आपको, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, पैसे ले रखे हैं और सामान दे रखा है, कहानी खत्म। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कंसिडरेशन ले लिया और आपने सामान दे दिया, ठीक है, इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है बेटा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब या तो आपने पैसे ले रखे हैं, सामान देना बाकी है, या दोनों ही चीजें बाकी है, या दोनों ही चीजें बाकी है, जो फ्यूचर डेट में होगा। फिर रेमेडीज फॉर द ब्रीच। अब मान लो कि हमारा ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, या मान लेते हैं कि हमारा ना सेल ही हो रहा था, तो बेटा द सेलर कैन शीव, मैंने पैसे दिए लेकिन तुमने सामान देने से मना कर दिया, तो बायर शीव करेगा, ठीक है ना, तुमने सामान दे दिया, मैंने पैसा देने से मना कर दिया, तो सेलर शीव करेगा, कहानी खत्म है। द सेलर कैन शीव द बायर फॉर द प्राइस, सेलर किसके लिए शीव करेगा बेटा, बायर से बोलेगा पैसा निकाल, तो सेलर शीव फॉर प्राइस, सेलर किसके लिए शीव करेगा बेटा, प्राइस के लिए। जबकि बायर क्या करेगा बेटा, बायर किसके लिए करेगा, बोलो ना, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, किसके लिए बेटा, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, कि भाई मैंने पैसा दिया था, चल अब प्रॉपर्टी पास कर, करेक्ट।
जबकि यहां पर क्या होगा बेटा, एग्रीव्ड पार्टी मतलब या तो बायर या तो सेलर कैन sue फॉर द डैमेजेस ओनली। भैया एग्रीमेंट टू सेल था ना, तो तुम डैमेजेस मांगोगे। क्या मांगोगे बेटा? देखो मतलब देखना सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। सेल में क्या कर रहे हो बेटा, सेल में एक्चुअल क्लेम कर रहे हो, प्राइस आपने दिया, मतलब कि बायर ने प्राइस पे कर दिया, तो वो कह रहा है भैया गुड्स दे दे, तो मैं मतलब एक्चुअल लॉस जो हुआ है ना वो क्लेम हो रहा है। वो क्या हो रहा है बेटा, यहां पर क्लेम हो रहा है। मेरा एक्चुअल लॉस क्या हुआ है, दैट इज मैंने तेरे को पैसा दिया, बायर ने पैसा दिया, एंड ही इज नॉट गेटिंग द गुड्स, तो मेरे को गुड्स चाहिए, मैं कोर्ट में जाकर के गुड्स ले सकता हूं। ठीक है जी। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गुड्स दे दिया उसने, बट ही इज नॉट गेटिंग द मनी, तो उसको भाई रेमेडी क्या दिलाना, उसको रेमेडी कुछ नहीं भैया, उसको एक्चुअल जो लॉस हुआ है वो दिलाओ, दैट इज द प्राइस, क्या दिलाना है। लेकिन जहां पर बात ही फ्यूचर बेसिस पे हो रहा है, तो वहां पर भाई ना कुछ लिया है ना कुछ दिया है, सो क्या मिलेगा तुमको, डैमेजेस, जस्ट बिकॉज कि तुम वेट कर रहे थे इतने दिनों तक और somebody इज नॉट एबल टू पे, और या फिर मान लो कि यहां से जो है तुम्हारे पास गुड्स नहीं आ पा रहे हैं, तो भैया यहां पर तो डैमेजेस ही बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, and not for the price unless the price was payable at a stated date। समझ रहे हो ना? देखो दो चीजें हो सकती हैं, पैसे पहले ही दिए जा चुके हैं तो पैसे भी मांगोगे और डैमेजेस भी मांगोगे, पैसे नहीं दिए जा चुके तो ओनली डैमेजेस, तो क्या मांगोगे, ओनली, करेक्ट है। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टी की बात करो बेटा, एक बात बताओ, बायर है सेलर है, भैया सेलर ने बायर को सामान बेच दिया, मैं सेलर तुम बायर, मैंने तुमको सामान बेच दिया, जैसे ही बेचा ले जा रहे थे रास्ते में आग लग गई, मेरा रिस्क तुम्हारा रिस्क, किसका रिस्क, आपका रिस्क, बिकॉज भैया ऑनरशिप ट्रांसफर थी, ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड, क्या था वो, ट्रांसफर्ड था मेरे बच्चों, सब्सीक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इन द लाइबिलिटी ऑफ द बायर, बाद में कोई लॉस होता है कोई लाइबिलिटी होती है, वो किससे, वो बेटा बायर के पल्ले, किसके पल्ले बेटा, बायर के। लेकिन बेटा सुनना ध्यान से, अभी तो एग्रीमेंट तो सेल हुआ था और तुमने जो अपने गोडाउन में माल रखा था वहां आग लग गई, और मैं जब तुमसे माल लेने आ गया तो तुम्हारा माल रखा था, आग लग गई, गए खत्म जाओ। अरे पागल है क्या, वो एग्रीमेंट टू सेल था, एग्रीमेंट टू सेल में अगर कोई लॉस है कोई डिस्ट्रक्शन है वो सेलर का होता है, किसका होता है, सेलर का होता है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पेपर में बच्चों, पेपर में आता है, समझ में आ रही बात। बर्डन ऑफ रिस्क, द रिस्क ऑफ द लॉस दैट द बायर सिंस रिस्क फॉलोज ऑनरशिप, ये ऊपर वाली बात को लिख रहे बेटा, देखो ऊपर लिखा है लाइबिलिटी, ठीक है, और यहां क्या लिखा है, बर्डन, ठीक है, सो बर्डन रिस्क ऑफ द लॉस दैट इज द बायर सिंस द रिस्क फॉलोज ऑनरशिप, ऑनरशिप जिसकी रिस्क भी उसी का, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ लॉस किसका होता है बेटा, नेचर ऑफ द राइट्स की बात करें तो क्रिएट्स जेसन रैम, और ये क्या करता है, क्रिएट जेसन पर्सोनम, मतलब क्या है बेटा, राइट दे रहा है आपको, देखो राइट्स कौन से, जस इन रैम, जस इन रैम का मतलब क्या है, जस इन रैम का मतलब क्या है, ये आपको ऑनरशिप राइट दे रहा है, क्या दे रहा है ये, क्या दे रहा है ये, ऑनरशिप राइट, और वहां जस इन पर्सोनम क्या है, वहां पे जस इन पर्सोनम, मतलब वहां ऑनरशिप राइट नहीं है भाई, वहां पर क्या नहीं है अभी, ऑनरशिप राइट आपके पास नहीं है, टू बी ट्रांसफर्ड, वो फ्यूचर में आपको ट्रांसफर होंगे। राइट ऑफ रीसेल की बात करें, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, सेलर बेटा रीसेल नहीं कर सकता गुड्स, क्या नहीं कर सकता बेटा, रीसेल नहीं कर सकता। बताओ ना एक बात बताओ भैया, मैंने कहा कि एक काम कीजिए, आप आप पैसे पकड़िए, ये सामान आज से मेरा हुआ, अपने पास रखिए, अगर तुम्हारे पोजेशन में भी उस सामान को आग लग जाता है, वो सामान का लॉस किसका है, मेरा है, किसका लॉस है, मेरा है, बट तुम उसके बाद उस सामान को किसी और को बेच देते हो, क्या बेच सकते हो, क्या बेच सकते हो क्या, नहीं मेरे भाई, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, सेलर गुड्स का रीसेल नहीं कर सकता, काफी बार होता है आपने देखा होगा, किसी को बेच दिया उसके बाद अरे बाद में आएगा चल किसी और को दे देते हैं,
किसी और को भेज दिया जाता है वो सामान, तो बेटा वो इलीगल है, नहीं किया जा सकता। द सेलर मे सेल द गुड्स, यहाँ पर क्या सेलर सेल कर सकता है गुड्स को, सिंस ऑनरशिप विद द सेलर्स, ऑनरशिप किसके बेटा, हाँ डैमेजेस देने पड़ेंगे आपको बायर को जो फ्यूचर बायर था उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, बेटा सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है, एक बात बताओ जरा ध्यान से सुनना, मैं सेलर हूं मान लेते, आप बायर हैं, मैंने तुमको ना 25 तारीख को ये गुड्स सोल्ड कर दिया और 5 दिन बाद मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, क्या हो गया हूं 5 दिन बाद, क्या जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है वो ये कह सकता है, जो ऑफिशियल असाइनी है वो ये कह सकता है आपने 5 दिन पहले ये गुड्स सेल किए हैं, ये गुड्स आपकी ही है, चलो लाओ, बायर से क्या वो गुड्स लेकर के मेरी प्रॉपर्टी में, क्योंकि इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या है, मेरी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, बेचेगा और जितने भी लाइबिलिटीज हैं उसको चुकाने का काम करेगा, क्या वो ये काम कर सकता है क्या, द आंसर इज नो, वो ये काम नहीं कर सकता। ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। लेकिन सुन लो आगे ध्यान से, यहां पर जहां पर इंटेंशन साफ दिखाई देता है कि मैंने ना जानबूझ करके, मैं इंसॉल्वेंट होने वाला था, मैं जानबूझ करके आपको, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना, मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, मिस्टर ए को पता है 2-4-5 दिन बाद मैं इंसॉल्वेंट होने वाला हूं, तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को ना सेल कर दिया, क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया, कोई भी गुड्स, मान लेते कार थी इसकी, कार सेल कर दी, और क्या बोला, मैं जब इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा ना 1 साल बाद, आराम से मुझे मेरी कार वापस कर दियो, क्योंकि अभी मैं इंसॉल्वेंट होऊंगा तो क्या होगा, ये कार भी डिटैच हो जाएगी, है ना, उसकी भी कुर्की जब्ती होगी, उसको भी बेच करके और वो लोग अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, तो रख लेना, मैंने कुछ ऐसा सेल किया, मैंने सेल बस कागजात पे दिखाए, ऑफिशियल असाइनी आया, कहता अच्छा 10 लाख की सेल दिखा रहे हो, ओके 10 लाख का है ना, अभी दिए नहीं है, फ्यूचर में देगा, फंस गया बंदा। मतलब मिस्टर बी से अगर ये सेल हुई है तो ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा बेटा, मिस्टर बी से प्राइस रिकवर कर सकता है, क्या रिकवर कर सकता है बेटा, प्राइस रिकवर, क्योंकि यार देखो अभी हाल फिलहाल में तुमने सेल किया है, तो ऑफिशियल असाइनी विल आस्क यू ना, क्या किया इतने पैसों का, ये तो नहीं कह सकते ब्रेड ब्रेड और बटर खा लिए, गोवा घूम करके आ गया हूं, है ना भाई, सीधी सी बात है, आपने इन पैसों का किया क्या, कहां गए ये पैसे, अगर आप कहते हो कि सर पैसे उस पर अभी बकाया है तो वो पैसा रिकवर किया जाएगा फ्रॉम मिस्टर बी, दैट इज अ बायर, किससे बेटा, बायर से, किससे बेटा, बायर से, मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक्चुअली में सेल है तो उससे गुड्स तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ पैसा बकाया है तो क्या ऑफिशियल असाइनी वो पैसा डिमांड कर सकता है क्या, यस वो पैसा डिमांड, अगर ये एक्चुअल सेल है तो, करेक्ट है, बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद देखो, ऑफिशियल असाइनी विल acquire the contract over the goods but the price will not be recoverable, क्या मतलब है बेटा इसका, ऑफिशियल असाइनी विल acquire the control over the goods, कंट्रोल ले लिया, but the price will not be रिकवरेबल, प्राइस जो है वो रिकवरेबल नहीं होगा, यहाँ पर वो सीधी सी बात है, वो एक्वायर कर लेगा, भैया एग्रीमेंट हुआ है ना, अभी ये गुड्स नहीं बेचने, ये गुड्स हम बेचेंगे, देख लो। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, बायर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो क्या होगा बेटा, अरे भैया बायर अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो क्या होगा, बोलो ना, भैया बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली बायर ने तुमको पैसा नहीं दिया होगा, वो इंसॉल्वेंट हो रहा है बेचारा, तो ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, कौन बेटा, ऑफिशियल असाइनी की गुड्स, ठीक है ना, ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि यार वो फ्यूचर में, एक बात बताओ ना, समझ में आ रही बात, आप बोलो कोई डाउट है, नहीं है, चलो, सो कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल, दोनों के बीच में डिफरेंस अगर समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अदरवाइज कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं है, चलो ठीक है बेटा।